नमस्कार साथियों, आज हम बीएससी बीएड फोर्थ मैथ्स विविक्त गणित या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम ग्राफ सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी या आलेख सिद्धांत। तो देखिए स्टूडेंट्स, गणित में ग्राफ अथवा आलेख शब्द अनेक स्थान या स्तरों पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर हम बीज गणित में कई समीकरणों के लेखाचित्र 2D के अंदर हमने खींचे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम ग्राफ सिद्धांत पढ़ने वाले हैं वो कुछ अलग अंदाज में आज पढ़ेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि ये ग्राफ की जो डेफिनेशन गणितीय है वो क्या कहती है। एक ग्राफ जी दो एकीकृत समुच्चय, और यहाँ पर एक एकीकृत समुच्चय हमारे पास V है और एक दूसरा कैपिटल E से निर्मित होता है, जहां पर V का अर्थ क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, V के अंदर यहाँ पर V को हम हिंदी के अंदर क्या कहते हैं और E को हम हिंदी के अंदर क्या कहेंगे। V का अर्थ देखिए स्टूडेंट्स वर्टिसेस, मतलब शीर्ष होता है। यहाँ पर एक ग्राफ के अंदर अनेक शीर्ष हो सकते हैं, तो इसका जो एक सेट बनेगा इसको हम V1, V2, V3 डैश डैश से मैंने प्रेजेंट किया है। जितने शीर्ष होंगे, वर्टेक्स होंगे, वो एक V का समुच्चय बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर V के सदस्य शीर्ष, या इसको हम बिंदु या पॉइंट बोलते हैं, या इसको हम नोड कहते हैं। अब उसके बाद में E का अर्थ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर E का सामान्य हिंदी के अंदर अर्थ देखें तो यहाँ पर कोर बोलते हैं, एजेज, या इसको हम रेखाएं कहते हैं, या इसको हम ब्रांचेस शाखाएं बोल सकते हैं। जैसे E का हमारे पास सेट E1, E2, E3 के सदस्य V के विभिन्न शीर्षों के अक्रमित युग्म होते हैं, और अक्रमित युग्म पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि G बराबर V, E, ये एक गणितीय रूप में हम ग्राफ की डेफिनेशन दे सकते हैं। G बराबर V का अर्थ यहाँ पे वर्टेक्स, शीर्ष बोल सकते हैं, और E का अर्थ कोर या शाखा बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर ग्राफ का समझाने की भी कोशिश की है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर V1 वर्टेक्स है, V2 है, V3, V4। इस ग्राफ के अंदर चार मेरे पास कोई शीर्ष है, और चारों शीर्षों को फिर यहाँ पर E1 कोर, E2, E3, E4 और E5 कोरें हैं वो जोड़ रही हैं। तो इस प्रकार मेरे पास एक ग्राफ का चित्र बनकर आ चुका है साथियों। तो ग्राफ के लिए यहाँ पर एक तो वर्टेक्स और एक कोर का होना आवश्यक है, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी उठता होगा, क्या वर्टेक्स का मान 0 हो सकता है या फिर किसी भी कोर का मान 0 हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ग्राफ के अंदर वर्टेक्स या एज या कोर बोल सकते हैं, क्या दोनों होने आवश्यक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला शीर्ष है, ये मेरा दूसरा शीर्ष है। पहले शीर्ष को हम इंटाइल वर्टेक्स या आरंभिक शीर्ष बोलते हैं, जबकि यहां पर सेकंड जो शीर्ष लिया है मैंने, इसको टर्मिनल वर्टेक्स या अंतिम शीर्ष बोल सकते हैं। और यहां पर जो कोर दी गई है, E के एंड वर्टेक्स छोर शीर्ष कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, ये अगर कोई कोर है तो इसके अंदर V1 और V2 है, वो मेरे एंड वर्टेक्स है, मतलब छोर शीर्ष होंगे, अंत बिंदु बोल सकते हैं हम इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ सिद्धांत के अंदर आगे जाकर जितने भी क्वेश्चन हल होंगे, तो सामान्य जो ये शब्दावली है, इन सभी का नॉलेज होना आवश्यक है साथियों। तो सर्वप्रथम मैंने यहाँ पर ग्राफ की गणितीय डेफिनेशन बताने की कोशिश की है कि G बराबर V और E होता है। V के अंदर अलग अलग वर्टेक्स होंगे जितने ग्राफ के अंदर शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, V भी एक वर्टेक्सों का सेट है और E है वो कोरों का एक सेट है। अब यहाँ पर ग्राफ की परिभाषा से स्पष्ट है कि समुच्चय V, जिसे शीर्षों का समुच्चय कहते हैं, का एकीकृत होना आवश्यक है, मतलब कम से कम एक वर्टेक्स तो होना ही होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्टेक्स है वो रिक्त सेट नहीं हो सकता। यदि V एक रिक्त समुच्चय है तो ग्राफ की कल्पना संभव नहीं है साथियों। तो यहाँ पर
सार रूप से ये रिजल्ट निकल के आता है कि वर्टेक्स का होना अति आवश्यक है। वर्टेक्स के बिना हम ग्राफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कोरों का जो सेट है वो तो दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा साथियों कि कोरों का जो सेट है वो क्या एक रिक्त समुच्चय हो सकता है? तो इसका जवाब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाँ है जवाब इसका। कोरों का जो समुच्चय है ई वो रिक्त समुच्चय हो सकता है। तो फिर हम किस प्रकार से ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो दे सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे रिक्त ग्राफ या नल ग्राफ की जो डेफिनेशन बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर V1 वर्टेक्स है मेरे पास, V2 है, V3 है, V4 है, लेकिन यहाँ पर V1 और V2 को मैंने जोड़ा नहीं है किसी भी कोर की सहायता से। तो ये भी एक ग्राफ है क्योंकि इसके अंदर वर्टेक्स मौजूद है, लेकिन किसी भी ग्राफ के अंदर कोर का होना आवश्यक नहीं है साथियों। अगर वर्टेक्स दिया गया है तो वो एक ग्राफ की एग्जैक्ट डेफिनेशन बनती है। तो रिक्त ग्राफ की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम कह सकते हैं जिसके अंदर वर्टेक्स तो मौजूद हो लेकिन कोर अगर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसको हम रिक्त ग्राफ कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी ग्राफ G बराबर VE में कोरों का समुच्चय E एक रिक्त समुच्चय है तो G एक रिक्त ग्राफ कहलाता है साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि रिक्त ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ ये उल्लेख करना भी आवश्यक है कि रिक्त ग्राफ G बराबर VE में समुच्चय E तो रिक्त समुच्चय है, परंतु शीर्षों का समुच्चय V रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। एक ग्राफ की जो आवश्यक कंडीशन है, नेसेसरी जो कंडीशन है वो ये है कि वर्टेक्स का होना आवश्यक है साथियों। वर्टेक्स के बिना हम ग्राफ की कल्पना नहीं कर सकते, अन्यथा ये एक ग्राफ नहीं होगा। अगर वर्टेक्स नहीं है तो ग्राफ भी नहीं है, वर्टेक्स है तो ग्राफ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्राफ की परिभाषा के अनुसार किसी भी ग्राफ में कम से कम एक शीर्ष का होना आवश्यक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक वर्टेक्स भी है तो वो एक ग्राफ है। वो क्या है? एक ग्राफ है। और ये टॉपिक साथियों आगे जाके गेट के अंदर और हाई लेवल के अंदर ये टॉपिक लगता है और कंपटीशन के अंदर भी बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। अब उसके बाद में आगे ग्राफ के अंदर हम इस टॉपिक को और बढ़ाते जाएंगे। अब तक जो हमने ग्राफ की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अंदर हमने डायरेक्शन या दिशा का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया साथियों। अब आगे अगर किसी भी ग्राफ के अंदर मैं डायरेक्शन प्रेजेंट कर देता हूं तो उसको हम दिष्ट ग्राफ कहेंगे। क्या बोलेंगे? दिष्ट ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिष्ट का मतलब ये होता है जिसके अंदर दिशा का नॉलेज होना आवश्यक है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक दिष्ट ग्राफ को समझाने के लिए एक ग्राफ खींचा है और ग्राफ के अंदर V1, V2, V3, V4 मेरे पास चार कोई वर्टेक्स है और E1, E2, E3, E4 मेरे पास कोई क्या है? कोरे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डायरेक्शन लगाने की वजह से हम मजबूर हो चुके हैं कि V1 से V2 की दिशा के अंदर हमें यहां पर प्रेजेंट करना होगा। और यहां पर डायरेक्शन ये कह रही है कि यहां पर अगर E4 कोर का जिक्र हम करें तो V1 से V4 की दिशा के अंदर हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। इस तरीके से कोई ग्राफ दे दिया तो ये ग्राफ कौन से ग्राफ को प्रेजेंट कर रहा है? तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा वो दिष्ट ग्राफ होगा। वो क्या होगा साथियों? दिष्ट ग्राफ। अब उसके बाद में दिष्ट ग्राफ की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, एक दिष्ट ग्राफ जी एक क्रमित युग्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको बताया था कि एक तो क्रमित युग्म होता है जिसके अंदर क्रम का महत्व होता है और एक अक्रमित युग्म होता है अर्थात जिसके अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं रहता है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं V1 और V2 दो वर्टेक्स लेता हूं और जिसके अंदर मुझे यहां पर जो कोर की जो डायरेक्शन है वो प्रेजेंट करनी है तो V1 से हम V2 की तरफ लिखेंगे। यहां पर क्रम का महत्व है तो अर्थात हम क्रमित युग्म कहेंगे। जहां पर अगर कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है उसको हम अक्रमित युग्म बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, V हमारे पास V1, V2, V3 और V4 चार कोई वर्टेक्स है, एक अरेखित समुच्चय। और E मेरे पास यहां पर E1, E2, E3 यहां पर कोरों की संख्या दी गई है। जितने
ग्राफ के अंदर कोर बनेंगे उतने ही एलिमेंट हम प्रेजेंट कर देंगे। वी पर एक द्विचर संबंध है। क्या एक द्विचर संबंध है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया है और ग्राफ के अंदर हमें अनेक शब्दावलियों को परिभाषित करना है। तो एक बार मैं यहां पर टाइमली आपको बता देता हूं साथियों कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। अब हमें आगे लूप पढ़ना होगा। लूप किसे कहेंगे, समांतर कोरे किसे कहेंगे, बहु या बहुल कोरे किसे कहेंगे, और आसन शीर्ष या निकटवर्ती किसे कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी शब्दावलियों का नॉलेज हम एक ग्राफ के अंदर किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर V1, V2, V3, V4, V5 इतने मेरे पास वर्टेक्स है और E1 से लेकर E7 तक मेरे पास कोरें दी गई है। तो यहां पर V1 और V2 और इसके जो बीच के में E3 जो कोर लिखी गई है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस यहां पर कोर को हम आसन शीर्ष या निकटवर्ती शीर्ष कहेंगे। यहां पर जो V1 वर्टेक्स के ऊपर यहां पर V1 से स्टार्ट हुआ बिंदु और V1 पे ही आकर खत्म हो रहा है, तो इसको हम लूप कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। और ये रेखा इस रेखा के समांतर या बहुल कोर बोलते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, E4 और E5 आपस में समांतर है। और वैसे तो हम समांतरकार देखिए साथियों, कोई भी दो सरल रेखाएं आपस में समांतर, जो सामान्य हम डेफिनेशन देते हैं, और ग्राफ के अंदर जो समांतर की डेफिनेशन है वो कुछ हटकर है साथियों। अब यहां पर ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वह लूप का चित्र है। किसका चित्र है, लूप का। तो हम सर्वप्रथम लूप या सव लूप या सेल्फ लूप किसे कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, लूप को हम पास भी बोलते हैं। लूप को क्या बोलते हैं, पास। अब यहां पर कहने का अर्थ ये हुआ, V1 और V2 आपस में बराबर है, दो वर्टेक्स। गणितीय डेफिनेशन तो ये हो चुकी है। यदि एक शीर्ष V1 एक कोर द्वारा स्वयं से ही मिलाया जाए तो ऐसे कोर लूप कहलाती है। मतलब यहां पर खुद से ही कोई बिंदु स्टार्ट होता है, खुद पे ही वापस आकर मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो आकृति बनेगी उसको हम लूप या पास बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लूप या पास। अब यहां पर हम शॉर्ट के अंदर यह भी कह सकते हैं कि किसी कोर के दोनों एंड वर्टिसेज एक ही शीर्ष पर है तो उसे हम पास या लूप कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि लूप या पास की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ चुकी है। किसी भी ग्राफ के अंदर हम लूप किसे कहेंगे या पास किसे कहेंगे या सेल्फ लूप किसे कहेंगे, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी साथियों। अब उसके बाद में समांतर कोरे या पैरेलल एजेस किसे कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैंने एक ग्राफ की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की है। V1 और V2 पास दो वर्टेक्स है और E1 और E2 मेरे पास दो कोरे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि एक ग्राफ की दो या अधिक कोरों के छोर शीर्ष एक ही हो, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस कोर और इस कोर का यहां पर जो शीर्ष बिंदु है वो एक ही है दोनों का, तो वे कोरे आपस में क्या कहलाएंगे, समांतर कोरे कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर कोरे। तो E1 बराबर V1 V2। अब यहां पर कोई डायरेक्शन मैंने नहीं लिखी है, तो साथियों हम V1 V2 भी बोल सकते हैं और E2 के लिए हम V2 V1 भी बोल सकते हैं, V1 और V2 भी बोल सकते हैं। अगर यहां पर मैं डायरेक्शन लगा देता हूं ऐसे, तो V1 से V2 लिखना होगा, और यहां पर इस तरीके से मैं डायरेक्शन लगा देता हूं तो V2 से हम V1 लिखेंगे। लेकिन मैंने यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं दी है, तो यहां पर दिष्ट कोर का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो हम अक्रमित युग्म बोल सकते हैं। V2 V1 V1 या V2 कुछ भी बोल सकते हैं। E1 और E2 आपस में समांतर कोरे हैं। इस तरीके से कहीं पर भी आपको ग्राफ के अंदर अगर दिखाई दे दो कोरों के जो शीर्ष है वो एक ही है, तो हम कहेंगे समांतर कोरे हैं, या बहुल कोरे भी इसी तरीके से सेम डेफिनेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाम दो है लेकिन जो रिजल्ट देखा जाए तो सेम ही निकलेगा। अगर आपको कहीं पर भी बहु या बहुल या यहां पर बहुल कोरे अगर आपको डेफिनेशन के अंदर पूछा जाए तो सेम डेफिनेशन होंगी। दो समान शीर्षों को मिलाने वाली दो या अधिक कोरे या बहुल कोरे कहलाती है। जैसे यहां पर V1 V2 कितनी भी अगर कोरे यहां पर एक वर्टेक्स पे आकर मिल रही हैं तो ये कोरे आपस के अंदर समांतर बोल सकते हैं या बहुल कोरे कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि तीन डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ चुकी है साथियों। अब उसके बाद में एक दिष्ट ग्राफ के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, G बराबर VE,
यहां पर V का अर्थ ये होगा शीर्षों का समुच्चय, लेकिन E का अर्थ देखिए साथियों दिष्ट कोरों का समुच्चय। सामान्य ग्राफ के अंदर हम डायरेक्ट ऐसा कहते हैं कोरों का समुच्चय, लेकिन अगर दिष्ट ग्राफ दिया गया है तो उसके अंदर डायरेक्शन का महत्व हो जाता है, तो यहां पर दिष्ट कोरों का समुच्चय आएगा। जैसे यहां पर V1 और V2 मेरे पास दो वर्टेक्स है, यहां पर मैंने डायरेक्शन V1 से V2 तरफ ले रखी है, तो शीर्ष V1 से शीर्ष V2 पर दिष्ट कोर, तो यहां पर कर्मित युग्म, कर्मित युग्म का अर्थ यहां पर जिसके अंदर डायरेक्शन का कुछ महत्व हो, जबकि अदिष्ट ग्राफ के अंदर कर्मित युग्म का कोई महत्व नहीं रहता है, तो उसे हम अदिष्ट ग्राफ कहेंगे। अब फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ग्राफ खींचना परिभाषित कीजिए। तो एक अदिष्ट ग्राफ को ज्यामितीय रूप में समुच्चय V के बिंदुओं के अंकन तथा बिंदुओं के मध्य रेखाओं के समुच्चय E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने कोई भी यहाँ पर V1, V2, V3 कोई वर्टेक्स ले लिए 3, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर कोरे अगर खींच दिए, तो ये एक ग्राफ खींचना हो गया साथियों। ग्राफ किसी तरीके से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने V4 ले लिया, तो इस बिंदु को यहाँ से इस तरीके से भी मिलाया जा सकता है। अगर दिष्ट ग्राफ का जिक्र हो तो यहाँ पर हम डायरेक्शन भी लगा देंगे साथियों। इस प्रकार से ग्राफ खींचना भी आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आसन शीर्ष या निकटवर्ती शीर्ष हम किसे कहेंगे। अब आसन शीर्ष को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, V1 और V2 दो मेरे पास वर्टेक्स है, E मेरे पास एक सिंगल कोर है। अब कोर E शीर्षों V1 और V2 को संबद्ध करती है, मतलब जोड़ती है, अर्थात एक कोर द्वारा जुड़े दो शीर्ष V1 तथा V2 आसन या निकटवर्ती शीर्ष कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, एक कोर अगर दो शीर्षों को जोड़ती है तो जो हमारे पास V1 और V2 होंगे वो आपस में आसन शीर्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आसन शीर्ष। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि निकटवर्ती या आसन शीर्ष हम किसे कहेंगे, ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ चुकी है। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आपतन या आपतित, इंसिडेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नाम आगे जाके कुछ डेफिनेशनों के अंदर बार बार आने वाला है। तो आपतित हम किसे कहेंगे, इसके लिए ट्रिक देखिए स्टूडेंट्स। यहां पर कहने का अर्थ ये हुआ, एक इसके अंदर वर्टेक्स होगा और एक किरण दी हुई होंगी। तो यहां पर इस तरीके से ट्रिक के तौर पे मैंने यहां पर किरण का चित्र बनाया है। किरण क्या है, एक बिंदु तो फिक्स होता है और दूसरा बिंदु है वो हम यहां पर कहीं तक बढ़ा सकते हैं। जैसे यहां पर V2 मतलब एक मेरे पास वर्टेक्स है और E मेरे पास कोई यहां पे कोर है, तो हम आपतन किसे कहेंगे, एक ग्राफ G की कोर, एक ग्राफ है G की कोर E शीर्ष V2 के आपतित कहलाती है यदि V2 E का छोर शीर्ष है, मतलब एंड वर्टेक्स है। कहने का अर्थ ये हुआ, जिसके अंदर एक तो कोर हो और एक छोर शीर्ष हो तो वो आपतित या आपतन कहेंगे उसे। अब उसके बाद में आसन कोर किसे कहेंगे, वो तो पहले तो था आसन शीर्ष, ये कोर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया है V1, V2, V3। अब यहां पर दो तो कोरे हैं और तीन वर्टिसेज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो कोरे E1 और E2 दो उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष यहां पर V2 है, उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है V2 से आपतन हो। आपतन का देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी एक किरण का चिन्ह बन रहा है और इधर भी किरण का चिन्ह। इस उभयनिष्ठ से हम देखें तो यहाँ पे V3 है और यहाँ पे V1 है, तो ये जो आपस में जो कोर होंगी वो आसन कोरें होंगी। क्या होंगी? आसन कोरें कहलाएगी। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ की कोटि या ग्राफ में किसी भी शीर्ष की घात या कोटि हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस पे चर्चा साथियों हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है साथियों, ग्राफ की कोटि अगर आपको नहीं आती है तो आपको ग्राफ का टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो सकता साथियों। तो अगले वीडियो के अंदर हम ग्राफ की कोटि या शीर्ष की कोटि या घात का जिक्र करेंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।